हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले एमसीक्यूज का पार्ट 2। एक बार आपको मैं फिर से याद दिला दूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इन दोनों चैप्टर का मेंटी क्विज हम इस संडे को लेने वाले हैं। सारा टाइमिंग वगैरह जो है कि कितने बजे मेंटी क्विज होगा, ये सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अब तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके साथ साथ ज्ञान लैब एनसीईआरटी करके हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जहां पर हम आपका बायोलॉजी का एनसीईआरटी सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, ये सिलेबस मतलब ये चैनल स्पेसिफिकली 2022 के आगे के बच्चों के लिए बनाई गई है। तो आप ज्यादा से ज्यादा नीट एस्पिरेंट्स के साथ ये चैनल शेयर कीजिए। न्यू चैनल का नाम क्या है? ज्ञान लैब एनसीईआरटी, जहां पर हम 2022 के बच्चों के लिए बायोलॉजी का सिलेबस कवर करने वाले हैं। फिलहाल हम 2021 के जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यू का सेशन कंडक्ट करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल, न्यू चैनल शेयर करो ताकि उनको फ्री में क्वालिटी कंटेंट मिल सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। Alright dear students, so many of you are already aware कि मैंने और अजय सर ने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी लेक्चर्स लेना स्टार्ट कर दिया है। अनअकैडमी ने स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए एक नया चैनल लॉन्च किया है और उस चैनल का नाम है जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड। इस चैनल की जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको ये चैनल मिल जाएगी। ये चैनल स्पेसिफिकली क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आपको आपके क्लास 11th और 12th का सारा कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो विद इंग्लिश इस चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल के साथ साथ अनअकैडमी ऐप पर हमारे फ्री स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स होते हैं। तो वो फ्री क्लासेस के लेक्चर्स अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस के लेक्चर्स, तो आपको बस ऐप इंस्टॉल करना है, हमारा कोड डालना है ANJ10 या फिर AJMH10। ये कोड डालकर आप सारे फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन के सारे बेनिफिट्स जानने के लिए और उसके सारे पैकेजेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर सारी की सारी प्लस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और साथ ही साथ अनअकैडमी का जूनियर कॉलेज एमएच बोर्ड का टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखें, क्योंकि अनअकैडमी पे हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं उसका सारा नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजते रहेंगे। तो आइए जुड़िए अनअकैडमी के साथ। आपका कंप्लीट सिलेबस और वो भी परफेक्ट तरीके से हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। आपके साथ साथ हम आपके लिए मेहनत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अब आज का जो हमारा पहला सवाल है, क्या दिया गया है हमको इधर पे? डैश इज नॉट द कॉमन वे टू प्रिवेंट कॉमन कोल्ड। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है यानी कि सर्दी हो जाती है, तो आप क्या करते हो जिससे वो सर्दी स्प्रेड ना हो? या फिर इधर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच इज नॉट द कॉमन वे। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन कॉमन नहीं है कॉमन कोल्ड को रोकने के लिए? मतलब अगर आपको सर्दी हुई है तो आप अपना मुंह कवर करके खांसोगे, इधर उधर थूकोगे नहीं। ये सारे के सारे तरीके होते हैं कॉमन कोल्ड प्रिवेंट करने के लिए। तो इधर पे क्या पूछा गया है, कौन सा तरीका कॉमन नहीं है वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या है, सिपिंग वार्म वाटर। ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज होती है, जब आपको खांसी हो जाती है, गला दुखता है तो आप गर्म पानी पीते हो। सो दिस इज द कॉमन वे। आपको नॉट कॉमन वे पूछा गया है, ठीक है। स्टेइंग अवे फ्रॉम पीपल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। अगर किसी को सर्दी है तो हम उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं। सो दिस इज ऑल्सो द कॉमन वे। ब्लोइंग नोज इन ओपन। अपनी नाक जो है वो खुले में कभी भी कहीं पर भी अपने नाक से पानी निकाल देना, तो ये एक तरीके का गलत हैबिट है। सो दिस इज नॉट कॉमन। हमको जब सर्दी होती है तो हम कहीं पर भी अपना शेम्बूड निकालते हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट कॉमन। एंड यूजिंग हैंड सैनिटाइजर्स, दिस इज ऑल्सो अ कॉमन वे। तो आपको नॉट कॉमन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे। ओके चलो, एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज डैश। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे टाइप का होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इज व्हाट?
इज इट स्पेसिफिक, इज इट नॉन पोलार, पोलार और नॉन स्पेसिफिक, कैसे टाइप का हमको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। चलो मैं आपको टाइम दे रही हूँ, एवरीबडी यू हैव 10 सेकेंड्स, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखो आपकी बॉडी में समझो कोई एक्स एंटीजन आया है, तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ इसी एंटीजन के ऊपर एक्ट करेगा, यह एंटीबॉडी किसी वाई एंटीजन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो जैसे हर एक ताले के लिए एक पर्टिकुलर की होती है, ओके, एक पर्टिकुलर की होती है, वैसे ही हर एक एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मुझसे ना आंसर बताए बिना रहा नहीं जाता है, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चों की हेल्प कर दूंगी तो उनको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? द करेक्ट आंसर इज स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक एंटीजन के वजह से स्पेसिफिक एंटीबॉडी फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई गवर्नमेंट इज सो मच रिलाइड ऑन मीडिया टू एडवर्टाइज अबाउट एड्स? क्या बोला गया हमको इधर पे? एड्स का इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो मीडिया के ऊपर क्यों डिपेंड करती है? मीडिया मतलब जैसे कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, सोशल मीडिया, क्यों डिपेंड करती है हमारी गवर्नमेंट मीडिया के ऊपर ताकि एड्स की इंफॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड हो सके? रीजन सोचो क्या होगा? टू इन्फॉर्म द पब्लिक व्हाट इज एड्स, इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन सोशल अवेयरनेस इज द ओनली मेथड टू चेक द स्प्रेड। मतलब वैक्सीन तो है नहीं एड्स के लिए, तो अगर आप सोशली ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को एड्स के बारे में पता है और कितने लोगों को उस ये पता है कि एड्स कैसे रोका जा सकता है। या फिर हम मीडिया के ऊपर इसलिए डिपेंड करते हैं बिकॉज देर इज प्रेशर फ्रॉम पब्लिक, ये तो आंसर आएगा ही नहीं। टू इनेबल पब्लिक टू आइसोलेट एड्स अफेक्टेड पीपल, मतलब क्या हम इसलिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्या गवर्नमेंट इसीलिए एडवर्टाइजमेंट करती है ताकि लोग एड्स पेशेंट को अलग रख सके? नहीं, गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि एड्स छूने से नहीं फैलता है, तो आपको कभी भी किसी भी एड्स पेशेंट को आइसोलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन बी है। अब आप मुझे बताओ क्या आएगा राइट आंसर। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। यस एवरीबडी, टेल मी। चलो टाइम अप। सो करेक्ट आंसर क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, एड्स की कोई वैक्सीन प्रेजेंट नहीं है, तो हम सिर्फ सोशल अवेयरनेस की मदद से ही लोगों तक एड्स की इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ पैरासाइटिक वेक्टर इंसेक्ट। क्या बोला गया हमको इधर पे? इन चार में से कौन सा ऑप्शन पैरासाइटिक वेक्टर नहीं है? मतलब कौन सा जो वेक्टर है वो पैरासाइट कैरी नहीं करता है, बताओ। हाउस फ्लाई यानी जो आपके घर पे मक्खी होती है, हनी बी यानी कि मधुमक्खी, हेड लाउस यानी कि आपके सर पे जो जू होती है उसको लाउस या लाइस बोलते हैं, एंड मस्कीटो। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर पैरासाइट कैरी नहीं करता है, तो आप बताओ कौन सा वेक्टर पैरासाइट कैरी नहीं करता है? हनी बी। हनी बी किसी भी टाइप का पैरासाइट कैरी नहीं करता है। हाउस फ्लाई के मदद से भी आपको टाइफॉइड या एस्कैरियासिस के जो एग्स होते हैं वो कैरी हो सकते हैं। हेड लाउस ये तो अपने आप में ही एक पैरासाइट है, और मस्कीटो, मस्कीटो तो फीमेल एनोफिलिस का ही एग्जांपल ले लो, प्लाज्मोडियम का पैरासाइट कैरी करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लाज्मा एंड मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? यह आंसर आपको आना चाहिए। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स कौन से टाइप के सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं? यस एवरीबडी, टेल मी, यू हैव 10 सेकेंड्स। प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल्स? क्या फैगोसाइट्स से बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स या डी लिम्फोसाइट्स? डी लिम्फोसाइट्स जैसी कोई चीज हमने सीखी नहीं है, और फैगोसाइट्स से ये बनते नहीं है। टी लिम्फोसाइट से टी सेल्स बनते हैं, जैसे टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी सप्रेसर सेल्स। और बी लिम्फोसाइट से आपके प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी सेल्स बनते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन बोथ एंटीजेंस ए एंड बी इज प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप इज डैश। समझो अगर आपका जीनोटाइप, आपके ब्लड का जीनोटाइप ए और बी ऐसा है, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, सो देयर विल बी नो एंटीबॉडी। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा? आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? यस एवरीबडी, बताओ बताओ बताओ। द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी, क्योंकि ए एंटीजन है, बी एंटीजन है, सो इस जीनोटाइप से सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप मिलता है, दैट इज ए बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो अगर ऐसा होता आई ए आई, तो ब्लड ग्रुप क्या होता? ए ब्लड ग्रुप होता। अगर ऐसा जीनोटाइप होता तो ए ब्लड ग्रुप होता। अगर ऐसा जीनोटाइप होता
तो बी ब्लड ग्रुप होता, ऐसा जीनोटाइप होता है तो बी ब्लड ग्रुप होता। तो ये जो एंटीजेंस है, ये जो सुपरस्क्रिप्ट है, ये देखा जाता है। अगर दोनों स्मॉल आई होता तो ओ ब्लड ग्रुप होता, यानी कि नो एंटीजन। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आप ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो अब देखो आपको क्या पूछा गया है, डैश इज नॉट द कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग। कौन सा ड्रग हम अब्यूज नहीं करते? अब्यूज करना मतलब क्या होता है? गलत इस्तेमाल करना। तो इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो हम सिर्फ बीमार होने पर ही लेते हैं? देखो, ओपियोइड्स, कोका और कैनाबिनॉइड्स, ये लोग नशा करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे ड्रग्स गलत तरीके से यूज किए जाते हैं, यानी कि इन ड्रग्स को अब्यूज किया जाता है, कॉमनली अब्यूज किया जाता है। लेकिन हम एंटासिड्स कब लेते हैं? जब हमको एसिडिटी होती है। तो ये ड्रग हम कॉमनली नहीं लेते हैं, सिर्फ जब हमको जरूरत होती है तभी लेते हैं। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? विच ड्रग इज नॉट कॉमनली अब्यूज्ड? तो एंटासिड्स आर नॉट कॉमनली अब्यूज्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्फेटिक फिलिरियासिस इज ऑल्सो नोन एज डैश। ये तो आपके टेक्स्ट बुक में पहला लाइन दिया गया है। लिम्फेटिक फिलिरियासिस मतलब क्या होता है? बताओ, टेल मी, टेक्स्ट बुक में दिया है। लिम्फेटिक फिलिरियासिस मतलब क्या होता है? देखो, अमीबियासिस अमीबा के वजह से होता है, एंट अमीबियासिस भी अमीबा के वजह से होता है। फिलिरियासिस एक मेजर टर्म है जिसके अंडर लिम्फेटिक फिलिरियासिस आता है। तो लिम्फेटिक फिलिरियासिस मतलब क्या होता है? एलिफेंटियासिस, जिसको हम हत्ती रोग बोलते हैं। आपके पैर और आपके हाथ सब ऐसे मोटे मोटे एलिफेंट के जैसे स्वेल हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट एज अ बैरियर बाय डूइंग व्हाट? देखो, हमारे जो नोज में म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन पैथोजन को किल करेगी, उसको रिजेक्ट करेगी, पैथोजन का मूवमेंट स्टॉप कर देगी। इमोबिलाइज करना यानी कि मूवमेंट को स्टॉप कर देना। तो म्यूकस मेम्ब्रेन मूवमेंट स्टॉप कर देती है या एंट्री स्टॉप कर देती है? क्या करती है म्यूकस मेम्ब्रेन? देखो, कोई भी पैथोजन जो हमारे नेजल कैविटी में घुसने की कोशिश करेगा, वो इस म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाता है और फिर वो आगे नहीं जा पाता है। सो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करती है? हमारे पैथोजन की मूवमेंट को स्टॉप कर देती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कैन बी अ सिम्टम ऑफ? क्या पूछा गया आपको यहाँ पर कि आपके लंग्स के एल्वियोलाई में, ठीक है, समझो ये अपना लंग्स है और ये आपके ब्रोंकियोल्स है। तो ये लंग्स के एल्वियोलाई में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स कैन बी अ सिम्टम ऑफ। तो बेसिकली इस एल्वियोलाई में एयर भरा हुआ होना चाहिए, लेकिन एयर की जगह अगर वाटर भर गया या कोई भी फ्लूइड भर गया, बलगम भर गया, तो ये किस चीज की निशानी होती है? कौन से डिजीज की निशानी होती है? ये फ्लूइड फिल्ड एल्वियोलाई। अगर आपके एल्वियोलाई में पानी भर गया है तो ये किस बीमारी की निशानी है? किस बीमारी का सिम्टम है? यस एवरीबडी, इज इट अ सिम्टम ऑफ फीवर, कोल्ड, निमोनिया या वूपिंग कफ? देखो, वूपिंग कफ इन्फेंट्स में देखा जाता है, एकदम छोटे बच्चों में। फीवर तो किसी भी रीजन के वजह से हो सकता है, वायरल फ्लू के वजह से या बॉडी में पैथोजेंस एंटर करने के वजह से या इन्फ्लेमेशन के वजह से। कोल्ड यानी कि सर्दी हो जाना वायरल अटैक के वजह से। लेकिन निमोनिया में क्या होता है? आपके लंग्स के जो एल्वियोलाई है उनमें पानी भर जाता है। आपने हे बेबी मूवी देखी है? अक्षय कुमार वाली, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें बताया गया है कि जो छोटी सी बच्ची रहती है उसको वो लोग जब चर्च के बाहर छोड़ देते हैं बारिश में, तो वो बच्ची के लंग्स में पानी भर जाता है जिसके वजह से उसको निमोनिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामीन इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। हिस्टामीन कौन से सेल्स से बनता है? देखो, हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, मास्ट सेल्स जो है वो दो टाइप के केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी दो टाइप के सेल्स रिलीज करते हैं। एक होता है हिस्टामीन और एक होता है हिपैरिन। हिस्टामीन क्या करता है? देखो, हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, मास्ट सेल्स हिस्टामीन बनाता है, हिपैरिन बनाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है। हिस्टामीन क्या करता है? ये एलर्जिक कंडीशन में प्रोड्यूस होता है ताकि एलर्जी कंट्रोल कर सके। हिपैरिन ब्लड क्लॉट को ओपन करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो बेसिकली हिस्टामीन कौन से सेल से बनता है? मास्ट सेल से। कौन से सेल से बनता है? मास्ट सेल से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या आपने क्लास 11th में एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चरस और हशीश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? चरस या हशीश कौन से प्लांट से ऑब्टेन करते हैं? ये तो भाई आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, सब लोग याद करो। देखो, बायोलॉजी में क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ मेमोरी बेस्ड पे ही आते हैं, इसमें कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर आएगा, अगर नहीं पढ़ी है तो आंसर नहीं आएगा। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे को बो करके आप बायो में स्कोर नहीं कर सकते। जितने भी बच्चे मुझसे सीईटी के लिए स्ट्रैटेजी मांग रहे हैं,
कि मैम स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए, तो बच्चा सिंपल स्ट्रैटेजी है। अभी गिन के 30-35 डेज बचे आपके सीईटी एग्जाम के लिए, तो आपके लिए एक बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। आप पीसीएम या पीसीबी जो भी सब्जेक्ट दे रहे हो, आपको एक तो दिन में 12 घंटा पढ़ाई करना है, और इस 12 घंटे में से आपको हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 100 से 150 एमसीक्यू डेली बेसिस पे सॉल्व करना है। अब आप वो अपेक्षित से करो, विद्या भारती से करो, कुमार भारती से करो, टारगेट से करो, एररलेस से करो, या फिंगर टिप से करो, जिधर से करना है करो, एंगेज पब्लिकेशन से करो, जहां से भी करना है करो, लेकिन आपको अब दिन में 12 घंटे पढ़ाई करनी है, और आपको हर एक सब्जेक्ट का कम से कम 150 एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर आप इतना करते हो तो ही आप सीईटी में 80+ परसेंटाइल ला सकते हो। यह आपका लास्ट मोमेंट स्ट्रैटेजी है, इसके अलावा दूसरा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बायो का थ्योरी रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, थ्योरी रिवाइज करो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो। बायो में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे, फिजिक्स का फॉर्मूला याद रहेगा तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मैथमेटिक्स में तो सब कुछ ही सॉल्यूशन बेसिस पे ही होता है। सो इट्स हाई टाइम कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो और रिवीजन करना स्टार्ट करो। अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। बोर्ड्स एग्जाम कैंसिल हो गए, सीईटी नीट पोस्टपोन हो गया, लेकिन ये कैंसिल नहीं होने वाला है। तो आपको नीट और सीईटी देना ही पड़ेगा, और उसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो अभी आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, चुपचाप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चरस और हशीश कौन से प्लांट से ऑब्टेन होते हैं? दे आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनबिस प्लांट। कौन से? सी। देखो, चरस का सी और कैनबिस का सी, ऐसे याद रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी एंड लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडीज आर हेल्ड बाय। ओके, आपका ये हेवी चेन है, ठीक है, और ये लाइट चेन है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? ये देखो, कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, और अब बताओ आंसर क्या आएगा। 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताओ सब लोग चैट बॉक्स में, क्या आएगा? यस एवरीबडी, यस, द करेक्ट आंसर इज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। 2 सल्फर के बॉन्ड्स चेन्स को पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर द सेल्स दैट आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। क्या बोला गया है हमको इधर पे? कौन से सेल्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन में एक्टिव होते हैं? विच सेल्स आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? यस, विच सेल्स आर एक्टिव इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? कप्फर सेल्स आपके लिवर में प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स हिस्टामिन, हिपैरिन, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स आपके बी सेल्स से बनते हैं, जो एंटीबॉडी सेल्स है। और लैंगरहैंस सेल्स, ये तो पैनक्रियाज के सेल्स है, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है कि एंटीबॉडी कौन से सेल से बनता है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी बनता है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फिशेस कैन कंट्रोल द मस्कीटो लार्वे हेंस कैन कंट्रोल मलेरिया। क्या बोला गया है हमको इधर पे? कौन से फिशेस मस्कीटो लार्वे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब मलेरिया कंट्रोल करने के लिए कौन सा फिश इन्वेंट किया गया था, डिस्कवर किया गया था? मलेरिया के मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, तो उनके पॉपुलेशन को रोकने के लिए कौन सा फिश डिस्कवर किया गया था? गैम्बूसिया फिश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन टाइफॉइड इज। देखो, अभी मुझे टाइफॉइड ही हुआ है, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि टाइफॉइड में सबसे कॉमन प्रॉब्लम हमको क्या देखने को मिलता है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, वेट लॉस, स्वोलन एक्सट्रीमिटीज। मतलब देखो, आपके बॉडी ऑर्गन स्वोलन नहीं होते हैं, ओके, और आपका ग्रोथ भी स्टॉप नहीं होता है, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ज़रूर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टाइफॉइड एक फूड बॉर्न डिसऑर्डर है, फूड एंड वाटर बॉर्न डिसऑर्डर है। तो इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोड्यूसेस होल फॉर्मिंग प्रोटीन्स कॉल्ड परफोरिन्स। क्या बोला गया है हमको कि कौन से प्रोटीन्स के वजह से, मतलब देखो, कौन से पर्टिकुलर सेल के वजह से हमारे सेल्स में होल्स फॉर्म होते हैं। यह हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि आपके बॉडी के जो डिफेंसिव सेल्स है वो बैक्टीरिया में होल करते हैं। तो कौन से सेल्स की वजह से होल प्रोड्यूस होते हैं? हेल्पर टी सेल्स होल नहीं करेंगे, एंटीजन में, एंटीजन में होल किया जा रहा है। जो पैथोजन आया है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हम होल कर देते हैं ताकि ये एंटीजन मर जाए। रेगुलेटरी टी सेल्स भी होल नहीं करते, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स यानी कि किलर टी सेल्स होल करते हैं। तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बच्चों मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको मेंटी क्विज का टाइमिंग और आने वाले सेशंस का सारा टाइमिंग सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करते हैं। इधर तक की क्लास 11th और 12th का फिजिक्स और बायो का सारा सॉफ्ट कॉपी टारगेट का नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया है। फिजिक्स और बायो ऑलरेडी दे दिया है, मैथ्स और केमिस्ट्री देने वाले हैं। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, इसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड इज, टाइफॉइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? विडाल टेस्ट है, मेरा अभी अभी हुआ है, सो विडाल टेस्ट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द एबिलिटी ऑफ द, इधर देखो ये जो विडाल टेस्ट है स्पेलिंग याद रखना, डब्ल्यू वाला विडाल है, नहीं तो आप ये वाला टिक कर दोगे, दिस इज रॉन्ग। ओके, डैश इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू एंटर द होस्ट एंड कॉज डिजीज। कौन से पर्टिकुलर सेल के वजह से, कौन से पर्टिकुलर सेल के वजह से डिजीज होती है ऑर्गेनिज्म में? यस, कौन से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के वजह से, कौन से पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के वजह से डिजीज कॉज होता है? इन्वेजन के वजह से, यानी ऑर्गेनिज्म की एंट्री के वजह से, एंटी रेजिस्टेंस, इनइफेक्टिवनेस या पैथोजेनिसिटी, कौन सी एबिलिटी के वजह से हमको डिजीज देखने को मिलता है? द करेक्ट आंसर इज पैथोजेनिसिटी, यानी कि जब पैथोजन हेल्दी सेल के अंदर घुसता है तो हमको क्या देखने को मिलता है? डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी बैरियर्स विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन डैश इज इम्यूनिटी। क्या पूछा गया है हमको इधर पे कि अगर आपके बॉडी में विच प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस, अगर आपके बॉडी में पैथोजन की एंट्री हो रही है तो कैसे टाइप की इम्यूनिटी आपको देखने को मिलेगी? अगर आपकी बॉडी में पैथोजन की एंट्री हो रही है तो कैसे टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलेगी? इनेट टाइप की इम्यूनिटी। बॉडी बैरियर्स विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, जब आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर करते हैं तो वो आपकी एंट्री को स्टॉप कर देते हैं। ओके, जब पैथोजेंस आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो आपकी जो स्किन है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये सारी के सारे मेम्ब्रेन्स जो फिजिकल कैरेक्टर्स है, जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स है, ये पैथोजन की एंट्री को स्टॉप कर देते हैं। तो ये कैसे टाइप की इम्यूनिटी है? इनेट टाइप की इम्यूनिटी है, यानी कि इनबॉर्न इम्यूनिटी है। डैश कैन बी कॉल्ड पैथोजन, यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से पैथोजन का डेफिनेशन क्या आएगा? अ डेड बैक्टीरियम, एन इनएक्टिव वायरस, ग्रोइंग रिकेट्सिया या ड्राइड अप फंगल हाइफे। देखो, डेड बैक्टीरियम इज नॉट अ पैथोजन, इसके वजह से बीमारी नहीं होगी, इनएक्टिव वायरस के वजह से भी बीमारी नहीं होती है, और ड्राई फंगस की वजह से भी इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट फेटल मलेरिया इज कॉज्ड बाय, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया था। सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया कौन से पर्टिकुलर पॉजिटिव एजेंट के वजह से होता है, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है? यस पीपल टेल मी, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम या फैल्सीपेरम, ये सबसे ज्यादा फेटल पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से मलेरिया स्प्रेड होता है। डैश डज नॉट हैव प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन, कौन से डिजीज के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन नहीं है? कोलेरा के लिए है, निमोनिया के लिए है, टाइफॉइड के लिए भी है। टाइफॉइड का वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं है लेकिन इसके लिए भी वैक्सीनेशन है, पर एड्स के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। सो एड्स का आंसर इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स फंक्शन इज, एपीसी का फंक्शन क्या होता है? एंटीजन को डिटरमाइन करना, ओके, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। तो एपीसी सेल्स क्या करते हैं? वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कैसे किया जाता है? टी सेल्स को एक्टिवेट करके। तो पहले आपका टी सेल एक्टिवेट होता है, फिर उसके बाद आपके टी हेल्पर सेल्स बनते हैं या बी सेल्स बनते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन ऑफ द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। उनका मेन फंक्शन देखो, आप सोचोगे कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से दोनों कौन सा राइट है। तो इम्यून सिस्टम कब एक्टिवेट होगा? जब टी सेल्स एक्टिवेट होंगे। सो पहले टी सेल का एक्टिवेशन जरूरी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। ओके, क्योंकि इम्यून सेल्स में तो दोनों सेल्स आते हैं, टी सेल्स भी आते हैं, बी सेल्स भी आते हैं, लेकिन एपीसी पहले टी सेल को एक्टिवेट करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। डैश रिलीव्स पेन एंड काम्स एक्साइटमेंट, कौन सा हार्मोन या कौन सा केमिकल हमारी बॉडी का पेन रिलीव करता है? देखो, जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है तो उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उसका पेन थोड़ा कम हो सके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो सीईटी एग्जाम देने वाले। सितंबर में आपका सीईटी एग्जाम शेड्यूल हुआ है, तो सब लोग अपनी तैयारी जोरों शोरों से चालू कर दो। संडे को आपका
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का मेंटी क्विज होने वाला है। टाइमिंग वगैरह सब टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। और ज्ञान लैब एनसीईआरटी करके जो न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया है, वहां पर हम आपका एनसीईआरटी का बायोलॉजी सिलेबस कवर करेंगे, तो प्लीज एनसीईआरटी चैनल को हमारे फॉलो कीजिए। न्यू चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। और हम 2021 के नीट के स्टूडेंट्स के लिए डेली बेसिस पर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं, तो ये सेशन मिस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून।